हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कॉन्ट्रैक्चर्स के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चर क्या है? कॉन्ट्रैक्चर या सिकुड़न या संकुचन, ये क्या है? ये एक शारीरिक विकृति या फिजिकल मालफॉर्मेशन के रूप में जानी जाती है। और नॉन बोन जो टिश्यू होते हैं, गैर हड्डी जो ऊतक होते हैं, जैसे मांसपेशियां, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट कैप्सूल या स्किन, इनमें डिफेक्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जॉइंट है उसकी प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाती है। ठीक है, जितनी गति उसमें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। जैसे इस प्रकार का अगर कॉन्ट्रैक्चर हो गया है तो फिंगर स्ट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, जैसे ये फ्लेक्शन हुआ, ये मूवमेंट के बारे में हम अभी जानेंगे। तो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ज्यादा होता है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर कम देखा गया है। ठीक है, तो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी फ्लेक्सर मसल्स हैं वो एक्सटेंसर की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है। कारण क्या हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स के? कॉन्ट्रैक्चर कई डिसऑर्डर्स के कारण हो सकता है, जिनमें मुख्य रूप से ब्रेन या जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके कोई डिसऑर्डर हो, जैसे सेरिब्रल पाल्सी या स्ट्रोक। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वो भी इसमें हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन में। और किसी भी प्रकार का ट्रॉमा होना, ब्रेन या कोई भी प्रकार की न्यूरोपैथी या नर्व्स को नुकसान पहुंचना, उससे भी कॉन्ट्रैक्चर हो सकते हैं। या कम उपयोग, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम कि यूज प्रॉपर नहीं करना, या तो जो इनएबिलिटी टू मूव हो, मूव करने में असमर्थता हो, या समर्थ है पर करता ही नहीं है। ऑर्गन को यदि वो हिलाएगा ही नहीं तो वो ऐसे बिहेव होगा कि वो ऑर्गन पैरालाइज्ड है और फ्लेक्सर मसल उसको कंट्रोल कर लेंगी, तो उससे कॉन्ट्रैक्चर हो सकते हैं। गतिशीलता में कमी, इसके अलावा गतिशीलता में ये जो कमी है वो और किसी कारण से भी आ सकती है, जैसे कोई चोट लग गई, ठीक है ना, तो सीधा करेंगे तो दर्द होगा, तो वो व्यक्ति उसको ऐसे ही रखेगा। ठीक है ना, तो ऐसे रखेगा तो धीरे धीरे वो फिक्स हो जाएगा वहीं पर ही, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू वहां बनने लग जाते हैं, तो वो फिर सीधा करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके अलावा पैरालिसिस, ये भी एक बड़ा कारण है, या अनकॉन्शियसनेस, इनमें कॉन्ट्रैक्चर होने के काफी चांसेस होते हैं, क्योंकि उस मसल का प्रॉपर यूज नहीं हुआ और वो कॉन्ट्रैक्चर हो गया। इसके अलावा मांसपेशियों और हड्डियों में गंभीर चोट, वो भी कॉन्ट्रैक्चर कर सकती है। बहुत ज्यादा बड़ा ट्रॉमा हो जिसमें सर्जरी वगैरह हुई हो, उसमें स्कार बन जाने से भी कॉन्ट्रैक्चर हो सकते हैं। और बर्न के बाद, जलने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स देखे गए हैं, स्पेशली स्किन के कॉन्ट्रैक्चर्स। ये मुख्य कारण है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मुख्य रूप से शारीरिक विकृति या फिजिकल डिफॉर्मिटी। ठीक है, जिस ऑर्गन में कॉन्ट्रैक्चर हुआ है वो दिखने में अजीब लगता है, और जैसे ये हाथ है, अगर कॉन्ट्रैक्चर हो गया तो ये इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, तो ये डिफॉर्मिटी हो गई। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये बर्न की डिफॉर्मिटी है, ठीक है ना, तो ये अजीब सा देखने में लगता है, प्रॉपर फॉर्म बॉडी की नहीं होती है उस पार्ट की। ठीक है, इसके अलावा उस अंग का कार्य करना बंद हो जाता है या कम ही हो जाती है। जैसे मान लो हाथ में कॉन्ट्रैक्चर है, तो एक तो अगर हाथ सही हो तो चम्मच ऐसे पकड़ी जा सकती है, बट कॉन्ट्रैक्चर हो तो चम्मच नहीं पकड़ी जाएगी। इवन खाना खाते समय भी, तो काम में कमी हो जाना, फंक्शन प्रॉपर नहीं होना, और आरओएम का नुकसान, यानी रेंज ऑफ मोशन, जो गति है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन कौन कौन सी है हर जॉइंट की, वो हम अभी आगे स्टडी करेंगे, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और दर्द हो सकता है उस ऑर्गन में। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्चर है तो पेन भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्चर का उपचार फिजियोथेरेपी से कुछ हद तक संभव है, बट ये काफी लंबे समय तक चलती हैं। स्प्लिंटिंग या प्लास्टर से भी सिकुड़न या इस कॉन्ट्रैक्चर को कम करने का प्रयास किया जा सकता है, और कुछ रेंज ऑफ मोशन प्राप्त की जा सकती है। फिर से सर्जिकल मैनेजमेंट किया जा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्चर को कट करके, और वहां पर कभी कभी जरूरत पड़ सकती है स्किन ग्राफ्टिंग की, और बिना ग्राफ्टिंग के भी उसको सही करने का प्रयास किया जा सकता है। मुख्य रूप से जो जोर दिया जाता है वो है कि कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन ही ना हो। ठीक है ना,
कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट कई बार 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसको हम आज देखते हैं। कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंशन के लिए मेन जोर दिया जाना है प्रॉपर पोजीशनिंग पर, ठीक है। फाउलर्स पोजीशन यदि दी गई है तो उसमें नेक का फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट बेड के ऊपर सिर को रखेंगे और पतला तकिया वहाँ पे लगाएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए। इसी प्रकार हाथों को सहारा देने के लिए तकिए का प्रयोग किया जा सकता है, और कलाई का फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बचाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा कॉटन रोल या एक छोटा तकिया रखा जा सकता है। पोजीशनिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्चर की रोकथाम के लिए, सपोर्ट देने के लिए सभी जॉइंट जो हैं, जोड़ जो हैं, उनको नेचुरल फ्लेक्शन पोजीशन में रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको पोजीशन कोई भी दी गई हो। जैसे मान लो हाथ है, तो हाथ की नेचुरल फ्लेक्शन पोजीशन ये होगी, ऐसे नहीं रखना है, उसको ऐसे रखना है, तो ये थोड़ा सा स्लाइट फ्लेक्शन दे के ही उसको रखना है, तब वो नेचुरल पोजीशन होगी और उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स या स्ट्रेचिंग एक्स्ट्रा नहीं होंगी। बेहोश या जो लकवाग्रस्त रोगी हैं, उनको देखभाल करते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनमें कॉन्ट्रैक्चर होने की बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, क्योंकि वो इन जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही होती है, इनएबिलिटी टू मूव होता है। तो और सामान्य जो रोगी हैं उनको भी, और अनकॉन्शियस रोगी हैं उनको भी दिन में 2-3 बार 30-30 मिनट के लिए प्रोन पोजीशन में रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि हिप और जो नी है उसका फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर से बचा जा सकता है। एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ये करानी भी बहुत ज़रूरी है, और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज में क्या क्या मूवमेंट होंगी वो अभी हम इसी लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि एक तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक है ना, और जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट कंटिन्यू होती रहेगी और कॉन्ट्रैक्चर्स को रोकने में मदद मिलेगी। जब रोगी बेड पर होता है या बेड रिडन होता है तो शरीर का सही अलाइनमेंट रखना जरूरी है, चाहे पोजीशन कुछ भी हो, अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जो हमारी हेल्थ एजुकेशन देते समय हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो नर्स है वो अलाइनमेंट्स, बॉडी मैकेनिक्स और पोजीशनिंग सिस्टम, इसके बारे में रोगी को समझाए, इनके फायदे के बारे में बताएं और प्रॉपर वो पोजीशन लेने में उसकी हेल्प करें, ठीक है। और बॉडी को ऐसा अलाइनमेंट में रखने के लिए सपोर्ट के लिए कुछ डिवाइसेस यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे तकिए, ज़्यादातर तकिए यूज किए जा सकते हैं, बाकी आर्टिफिशियल रेडीमेड डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे हाथ को इस पोजीशन में रखना है तो टॉवल लगा सकते हैं, या प्रोस्थेसिस बने हुए रेडीमेड मार्केट में आते हैं जो इस पोजीशन में उसको रखेंगे, ठीक है ना, वो उनका यूज भी किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि स्पाइन पोजीशन में कोई रोगी लेटा हुआ है तो और मूवमेंट करने में असमर्थ है, स्पेशली बेहोश या लकवाग्रस्त रोगी, तो उनके लिए ट्रोकेंट्रिक रोल लगाने जरूरी है, अदरवाइज लेटरल रोटेशन हो जाएगा हिप जॉइंट पर, ठीक है। फुट ड्रॉप को रोकने के लिए सपोर्ट दिया जाना चाहिए, जैसे लेटा हुआ है पैर के पंजे, वहां पर सपोर्ट लगाई जा सकती है, या जूते पहनने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि जूते जो है वो पैर को 90 डिग्री पे रखेंगे, फुट ड्रॉप होने से बचा लेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जो हमारी है थाई में आगे की ओर, उसकी एक्सरसाइज करने से हम नी जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर को रोक सकते हैं। यदि रोगी का एम्पुटेशन हुआ है, ठीक है ना, किसी भी पार्ट पर, तो उसको कंप्रेशन बैंडेज से सपोर्ट देना है, जिससे उसको एक प्रॉपर शेप दी जा सके और कॉन्ट्रैक्चर्स को कम किया जा सके या कॉन्ट्रैक्चर होने से रोका जा सके। इसी प्रकार जो बर्न के पेशेंट है, जो जले हुए रोगी हैं, उनमें स्किन कॉन्ट्रैक्चर बहुत आम है, उसके लिए, उससे बचने के लिए उसको चिकना रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो ऐसे लोशंस लगाए जाते हैं जो वाटर बेस्ड हों या सिलिका बेस्ड हो, बार बार उसको मालिश करनी है उस पार्ट की, व्यायाम करवा सकते हैं और पट्टी बांध सकते हैं, स्प्लिंटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। स्प्लिंटिंग या कुछ फंक्शनल डिवाइसेज हैं जो उसको मूव करवाते रहें, वो हम वहाँ पर लगा सकते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव से रोकने के लिए दैनिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए। हैमस्ट्रिंग और जो गैस्ट्रोनीमियस मसल है उसको, कूल्हे के जोड़ को, बाइसेप्स को, अंगुलियों को, फ्लेक्सर्स को, एक्सटेंसर्स को, सबको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवानी चाहिए। अब पॉइंट आता है कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती क्या है। हर जॉइंट पर कुछ मूवमेंट हो सकती हैं जो उनकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती हैं, यानी काम करते समय जो उसकी प्रॉपर नॉर्मल
मूवमेंट होती है, उसे हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। जैसे ये अंगुलियों की रेंज ऑफ मोशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इनको कुछ स्पेशल टर्म्स दी गई हैं, उसको हम आज जानेंगे। जैसे एबडक्शन, एबडक्शन क्या होता है कि शरीर की जो मिड लाइन है वहां से दूर गति करना, ठीक है ना। जैसे ये हमारे शरीर की मिड लाइन है, हाथों को यदि हम इधर लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एबडक्शन। और शरीर की तरफ ला रहे हैं, मध्य रेखा की ओर गति कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एडक्शन, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक लाए तो एडक्शन। इसी प्रकार पैर को भी यदि आप दूर लेके जा रहे हैं तो एबडक्शन, और पास लेके आ रहे हैं तो एडक्शन। नेक्स्ट मूवमेंट है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जोड़ का झुकाव, ताकि जोड़ का जो कोण है वो कम हो सके, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर मूवमेंट किया तो ये एक एंगल कम हो रहा है, ठीक है ना, तो ये फ्लेक्शन हुआ। और ये एंगल यदि इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन होगा, ठीक है ना। यदि इसी प्रकार हाथों पर भी ये फ्लेक्शन हुआ और ये एक्सटेंशन हुआ, ठीक है ना, ये फ्लेक्शन हुआ, ये एक्सटेंशन हुआ, हर जॉइंट पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोटेशन। रोटेशन मतलब एक अपने एक्सिस पर ही उसको घुमाना, ठीक है ना। और ये जो रोटेशन है वो दो प्रकार का हो सकता है, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। जब फ्रंट से कोई चीज अंदर की ओर मूव करती है तो वो इंटरनल रोटेशन है, और बाहर की तरफ यदि मूव करती है तो वो एक्सटर्नल रोटेशन है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये पैर का इंटरनल रोटेशन है और ये एक्सटर्नल रोटेशन, ओके। नेक्स्ट रोटेशन है, नेक्स्ट मूवमेंट है डोर्सिफ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब होता है हाथ या पैर में ऊपर की ओर मूवमेंट होना, पंजे को ऊपर की ओर लेके जाना, चाहे वो हाथ का पंजा है चाहे पैर का पंजा है, ठीक है। तो ये डोर्सिफ्लेक्शन ये पैर में हुआ और ये डोर्सिफ्लेक्शन हाथ में हुआ। जब इनका ऑपोजिट मूवमेंट करेंगे तो उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पामर फ्लेक्शन क्या होगा, जब हथेली को हम पाम की दिशा में मोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये पामर फ्लेक्शन हुआ। और पैर को नीचे की तरफ मोड़ेंगे, ये वाली मूवमेंट, तो इसको हम कहेंगे प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट है प्रोनेशन। प्रोनेशन का मतलब होता है कि फोर आर्म या हाथ में ऐसी मूवमेंट जिससे हथेली घूमकर नीचे की ओर हो जाए, ठीक है ना, तो वो कहेगा प्रोनेशन। और इसका ऑपोजिट, ये हथेली ऊपर की ओर हो जाए तो उसको हम कहेंगे स्पाइनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हाथ घूम के ऊपर की ओर आ रहा है तो ये स्पाइनेशन है, और यहाँ घूमकर नीचे की ओर जा रहा है तो प्रोनेशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोनेशन और ये हो गया स्पाइनेशन। इसी प्रकार एक मूवमेंट होती है ओपोजिशन। ओपोजिशन का मतलब होता है कि जो प्रत्येक अंगुली है उसको अंगूठे से छूना, तो ये जो मूवमेंट होती है इसको हम कहेंगे ओपोजिशन। नेक्स्ट मूवमेंट है इनवर्जन और इवर्जन। इनवर्जन और इनवर्जन पैर के पंजे में होता है। जब हम पैर के पंजे को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो वो इनवर्जन होता है, और उसको बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो वो क्या होता है, इवर्जन होता है, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं, हर जॉइंट पे हो सकती हैं, और इनको करने से कॉन्ट्रैक्चर्स को रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल मूवमेंट है, रोगी खुद करना चाहे खुद, यदि रोगी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करता है तो वो क्या कहलाती हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। और जब वो मूवमेंट नहीं कर सकता है तो आप हेल्प कर सकते हैं उस मूव को करने में, तो वो कहलाएगी पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।